हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। हमारा आज का पहला जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स, उस चैप्टर का जो नाम है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। या थोड़ा सा इसको शॉर्ट में अगर हम और समझना चाहें, पूरे चैप्टर की समरी टाइप की चीज़ समझना चाहें तो इसको हम एक चीज़ बोल सकते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी से आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो पहले हम जरा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। क्लियर? तो देखो, ऐसा है कि 11th क्लास में हमने पढ़ी थी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स में दो टाइप पढ़े थे, एक स्टैटिक्स और एक डायनेमिक। तो स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब हम बात कर रहे थे तो स्टैटिक मीन्स हो गया रेस्ट, और जो इलेक्ट्रो बचता है उसका मतलब होता है चार्ज। मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज जब रेस्ट पर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी वही हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में यही काम करना है। ठीक है, थर्ड चैप्टर में जब जाओगे तो वहां पर हमें क्या पढ़ना होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो हमें डायनेमिक की बातें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो जो चार्ज होता है वो किसी भी सब्सटेंस या मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी का मतलब ये समझ लो कि हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, या कोई प्रूफ नहीं है कि भाई अगर किसी भी मैटर में चार्ज आया तो कैसे आया। हम इस चीज को डिफाइन नहीं कर सकते, बस चार्ज है तो है। क्योंकि देखो ऐसा है, फिजिक्स में सारी चीजें तो नहीं हमें प्रूफ कर सकते, कुछ चीजें हम एजम्पशन पे लेके चलते हैं, और अगर हमारा रिजल्ट उस पर सही आ जाता है तो हम उसी को ओके मान के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसी में से एक ये भी है। तो लिखा है चार्ज इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है, उसको थोड़ा सही कर लेना, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इंट्रिंसिक मीन्स होता है बेसिक, इंट्रिंसिक मीन्स होता है बेसिक। ठीक है, सिंबल जो है चार्ज का वो स्मॉल क्यू होता है, कहीं कहीं कैपिटल क्यू भी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर करेक्ट। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने चार्ज पर काफी चीजें बताई हैं, तो उन्हीं के रिस्पेक्ट में चार्ज की यूनिट को हम कूलम बोल देते हैं। सिंबल जो है उसका सी है, और चार्ज जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक, तो होप करता हूँ स्केलर और वेक्टर पता होगा। अगर नहीं पता है तो देख लेते हैं जरा एक थोड़ा सा। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसके मैंने 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स है, मैंने उसको 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया मैंने उसको शिफ्ट किया कहाँ, फॉरवर्ड किया, बैकवर्ड किया, लेफ्ट राइट कहाँ किया, मैंने नहीं बताया। मैंने जस्ट इतना बोला कि मैंने बॉक्स को 5 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। मैंने डायरेक्शन की तो बात नहीं करी, मैंने जस्ट एक रिजल्ट बताया 5 सेंटीमीटर। तो इसको क्या कहेंगे हम, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई, सिर्फ रिजल्ट की बात हुई, डायरेक्शन की कोई बात नहीं हुई। लेकिन अगर इसी के साथ हम कहें कि बॉक्स को 5 सेंटीमीटर फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया, तो फॉरवर्ड जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी और 5 सेंटीमीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें हमें किसी भी चीज कहीं मिलती हैं उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई याद कैसे करें, स्केलर में 2 चीजें चाहिए होती हैं या वेक्टर में 2 चीजें चाहिए होती हैं। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा तरीका ये है, वेक्टर में जो v है उसको लिखने के लिए कितने लाइनें चाहिए होती हैं, 2। तो इसलिए वेक्टर में 2 चीजों की जरूरत है, और वो 2 चीज कौन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं। अगर ये टाइप्स की बात आती है तो सीधी सी बात है कि चार्ज में बहुत सारी वैरायटी होंगी। अब वो वैरायटी कितनी है, 2। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है कि ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सम चार्ज, सॉरी सम नहीं है, वो सेम है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप लोग। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, मीन्स जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं कॉलोनी है, वहां पर एक हलवाई की दुकान थी, अच्छी खासी चल रही थी, बहुत अच्छा था, ठीक है। कुछ टाइम बाद एक दूसरे हलवाई ने भी बगल में खोल लिया। तो क्या लगता है कि क्या उन दोनों के बीच में आपस में फ्रेंडशिप रहेगी? नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेम काम है। वो चाहेगा मेरा फायदा हो, दूसरा चाहेगा मेरा फायदा हो, और इस चक्कर में दोनों आपस में भिड़ते रहेंगे। भिड़ने का मतलब ये नहीं लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, भिड़ने का मतलब ये है कि दोनों के आपस में बनेगी नहीं, अपने आप को प्रायोरिटी पे लाने के लिए वर्क करते रहेंगे, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, अगर सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव हो, इस टाइप की बात हो रही है, तो उनमें आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। और अगर अनलाइक चार्ज है तो उनमें अट्रैक्शन होगा। अनलाइक का मतलब क्या हो गया, जैसे ही बताया, एक हलवाई था, मिठाई बना रहा था, ठीक है। मिठाई बनाने में किसकी जरूरत होती है, चीनी की। तो एक बगल में दुकान खुल गई जो चीनी बेचता था। अब उन दोनों में अच्छा होगा, बल्कि वहां पे तो इतना होगा कि उधारी भी चलेगी, ठीक है, आज दे दो, कल पैसे ले लेना, ठीक है। इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, मतलब इतना अच्छा अट्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का जो वर्क है वो अलग अलग है। ऐसे चार्ज के साथ होता है कि अगर दो अलग अलग चार्ज हैं, अगर दो अलग अलग चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो उनमें आपस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, एक चीज, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। जो चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना चार्ज होता है और प्रोटॉन का भी अपना चार्ज होता है। मतलब ये हुआ कि अभी हम आगे देखेंगे कि अगर मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे चार्ज गया, तो उसके साथ मास भी जाएगा। तो मान लेते हैं एक चार्ज गया, ठीक है ना। एक चार्ज अगर जा रहा है तो वो मास भी लेके जा रहा है, क्योंकि चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर मास तो होता ही है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं मास जा रहा है, अपनी पोजीशन छोड़ करके ए टू बी जा रहा है, मास जा रहा है, तो वो चार्ज लेकर के जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन जो होता है वो होता तो न्यूट्रल चार्ज है, उस पर चार्ज तो नहीं है लेकिन मास होता है, ठीक है। तो अगर वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कहीं जाएगा तो मास तो उसका जाएगा, लेकिन चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज तो जाएगा ही नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है या प्रोटॉन जा रहा है तो मास उसके साथ भी शिफ्ट होगा। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, लेट वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट कैरी मास। समझ में आ गया? जब इलेक्ट्रॉन जाएगा भाई उसके अंदर तो मास भी है ना, वो भी तो जाएगा। ऐसा तो नहीं मास अपना छोड़ के अकेले निकल ले, ऐसा तो नहीं है। तो और लेकिन न्यूट्रॉन जब जाएगा तो उसमें तो चार्ज तो होता ही नहीं है। जब चार्ज नहीं होता तो चार्ज तो लेके जाएगा नहीं, सिर्फ मास लेके जाएगा, ठीक। अब आजकल पता ही है, इस साल से न्यू पैटर्न स्टार्ट हो गया है एमसीक्यूज का। तो एमसीक्यूज वाले में ये जो डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चार्ज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, अभी पीछे देख ही लिया हमने, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि ये बॉल है इसका मास -5 है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसकी जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है। मतलब मान लेते हैं हमारे पास एक पेन है, पेन में मान लो 100 चार्ज है, ठीक है। वो भी छोड़ दो पॉजिटिव है नेगेटिव है या क्या है, कहते हैं कुछ नहीं। सिंपल मानो कि एक पेन है मेरे पास, उसमें 100 चार्ज है, ठीक है। मैं उसको 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए से बी पर शिफ्ट किया, ए से बी पर शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस 100 चार्ज की वैल्यू अब 90 हो जाए या 110 हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी उसमें जो चार्ज है वो 100 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। यही इस लाइन का मीनिंग है। मास इज डिपेंड्स अपॉन स्पीड। मास जो होता है वो स्पीड पे क्या होता है, डिपेंड होता है। कैसे?
अब खुद ही सोचो कि बारिश में भीग रहे हो, ठीक है, मजा आता है, लेकिन अगर उसी बारिश में बाइक लेकर के चलो और हेलमेट ना पहना हो, अब वो जो वाटर की ड्रॉप आती है ना हमारे फेस पे, चोट लगती है? सोचा कभी क्यों लगती है ऐसा? तो रीजन ये है कि जब किसी भी बॉडी की स्पीड हम बढ़ाते हैं तो उसके मास में भी इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, उसके मास में भी इंक्रीमेंट होता है। कैसे होता है वो उसका फॉर्मूला सामने है। जो m नॉट है उस बॉडी का अपना रेस्ट मास है। रेस्ट का मतलब ये समझ लो इनिशियल वाला जो, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि एक जो बॉल है उसका मास 5 kg है तो वो m नॉट 5 हो गया, ठीक है, अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर के प्लेस पे बॉल को जब बैट ने जब बॉल को मारा तो मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट किया उसने, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट किया। वो वहां पे पुट कर दो v के प्लेस पे। और c मींस क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। कितनी होती है वैल्यू? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वैक्यूम में होती है, ध्यान रखना। लेकिन इसका यूज हम एयर के लिए भी कर सकते हैं। अगर पूरा एक्चुअल कैलकुलेट करने जाओगे तो एयर के लिए अलग हो जाती है, लेकिन हम उतना जो भी डिफरेंस आता है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? m नॉट, v और c सारी वैल्यू में मिल गई। इनको अगर पुट कर देंगे हम और m की वैल्यू फाइंड करें तो आप ये देखोगे कि जो m की वैल्यू आई है वो m नॉट की वैल्यू से ज्यादा है, m नॉट की वैल्यू से ज्यादा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो यही वो कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी ट्रेवल कर रही है किसी स्पीड से तो उसका जो मास होगा वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बता देना कि हाँ ये डाउट है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को दोबारा से क्लियर कर सकें और किसी अच्छे मेथड से, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन एमसीक्यूज या 1 मार्क क्वेश्चन में मैक्सिमम चांस आ जाता है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? ये हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, जो उसमें चाहे। इच्छा मतलब ये नहीं कि इंटरनल एनर्जी भगवान हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, ठीक है, अपनी जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी, वो क्रिएटेड है, ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉ, ठीक है, इसको सही कर लेना, नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म। मतलब चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में घुमा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड का मतलब एक कोई भी सिस्टम एज्यूम कर लो, उसके अंदर जो चार्ज होंगे, जो नंबर ऑफ चार्ज होंगे वो फिक्स रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। अगर 100 है तो वो 100 ही रहेंगे, ना कि वो 110 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझने का ऐसे समझो कि जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारी अपनी क्लास होगी, उसमें 40 स्टूडेंट होंगे, मान लेते हैं, पूरी इंटीजर ना, कंप्लीट इंटीजर। ऐसा तो नहीं कर सकते ना हम कि एक की हाइट कम है, इस क्लास में मान लेते हैं एक बच्चे की हाइट कम है तो तुम उसको बोल दो कि भाई 39.5 बच्चे हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। क्वांटिटी उसकी पूरी होगी, ठीक है। ऐसे ही बॉडी के अंदर भी होता है कि अगर कोई चार्ज है, कोई अगर मैटर है तो उसके अंदर जो चार्ज होंगे वो कंप्लीट नंबर में होंगे, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो या 10 हो,
ठीक है, या इससे ज़्यादा होंगे, जो भी होंगे वो कंप्लीट नंबर होंगे, पॉइंट वाले कोई नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NE। Q जो है उस बॉडी का चार्ज है, Q जो है उस बॉडी का चार्ज है, और E जो है उस बॉडी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। आगे वैल्यू लिखी हुई है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब प्रोटॉन का भी यही चार्ज होता है। अब बात ये आती है डिफरेंस कैसे पता लगेगा, तो करना कुछ नहीं है, बस इसी के आगे माइनस साइन लगा लो। ठीक है, और n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, जैसे अभी पिक्चर में देखा था कि एक पेन एज्यूम करी थी हमने, उसमें ये माना था कि 100 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो n की वैल्यू 100 होती है, E की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करा दें तो कुछ वैल्यू आएगी, और वो जो वैल्यू होगी वो उस कंप्लीट पेन का चार्ज है, वो उस कंप्लीट पेन का चार्ज है। ठीक है, अब क्वांटाइजेशन का जो मीनिंग है शॉर्टकट में वो क्या है, एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कोई भी एक ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो हमें अवेलेबल हमारे लिए, लेकिन एक फिक्स्ड अमाउंट में। फिक्स्ड अमाउंट का मतलब वही है, 10 हो, 20 हो, 30 हो, वो फिक्स्ड है, 10.5 फिक्स्ड नहीं है। ठीक है ना, ये मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो एक फिक्स क्वांटिटी में हमें मिले या अवेलेबल हो, वही हमारे लिए क्वांटाइजेशन है। ठीक है, ओके। एक न्यूमेरिकल है, ये काफी टाइम आया हुआ भी है। ठीक है, एमसीक्यूज में। तो क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम, हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम। ठीक है, तो क्यों, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई बॉडी है, हाउ मेनी चार्ज इन 1 कूलम का मीनिंग क्या हो गया, मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, उसका चार्ज कितना है, 1 कूलम है। अब जब, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, और n कितना होगा ये हमें निकालना है। तो क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू हमें दे रखी है 1, n हमें फाइंड करना है, और E की वैल्यू दे रखी है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब अगर हम इसी को जो n के साथ मल्टीप्लाई में अगर हम उसको दूसरी साइड लेकर के जाएं तो अपॉन में आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब वो जो 1 के साथ 10 हमें दिख रहा है वो कब आया, जब हमने 1.6 में जो पॉइंट है उसको हटाया, और जब पॉइंट हटेगा ऊपर 10 आ जाएगा, वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वो 10/16 हो गया, और 10⁻19 कहां से आया, जो अपॉन में 10⁻⁻19 है, उसको जब ऊपर लेके गए तो +19 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये देखा कि 10 तो 16 से डिवाइड नहीं होगा अभी, तो किया क्या हमने, जो 10 की पावर 390 उससे एक 10 और 10 ले लिया। ठीक है, तो वहां 18 हो गया, और वो 100 हो जाएगा, और अपॉन 16। क्लियर है। अब अगर इसको हम डिवाइड करा दें 100 को 16 से, तो हमें आंसर मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18। 6.25 इंटू 10⁻18। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एक बॉडी हमारे पास और उसमें 1 कूलम चार्ज है 1 कूलम चार्ज है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी मैटर है, सीधी सी बात है यार, सोचो जरा कि अगर मैं दूसरा कोई मैटर जूम किया तो उसमें कितना चार्ज होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये तो होंगे चार्ज। और मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज है अगर, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6.25 10⁻18 का डबल। 3 कूलम है तो इसका ट्रिपल, यही तो होंगे ना।
इसका मतलब क्या समझा कि किसी भी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6.25 इंटू 18 के मल्टीपल होंगे। ठीक है ना यहाँ तक? तो इसको प्रैक्टिस करो, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। बोर्ड है इस बार, अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान रखो अपना, और जो भी डाउट होगा, जो भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, कमेंट करके जरूर बताना है। ओके, थैंक यू।